छात्रों से यह अपील है, अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें कि कोई आपका इस्तेमाल ना करे। आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप जिस हक की लड़ाई लड़ रहे थे तब कोई नेता आपका साथ नहीं दे रहा था। जब नेता को अपना फायदा दिखने लगा है तो सदन में भी बस आपके लिए बस चर्चा भर होती है, लेकिन उसके लिए कभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, कभी उसके लिए विशेष चर्चाएं नहीं की जाती है। ऐसे में आप नेताओं के मंसूबे को समझ सकते हैं कि सड़क से सदन तक अनवरत संघर्ष करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव हो या कोई भी विधायक हो, क्या वाकई में आपके साथ खड़े हैं? नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश पुरी। बिहार विधानसभा का इस बार का सत्र छात्रों युवाओं के नाम रहा। रोजगार बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में सवाल उठते रहे। उठाने वाले तेजस्वी यादव थे, नेता प्रतिपक्ष। उनके साथ साथ जो लोग थे वो वाम दल के भी लोग थे, चाहे संदीप सौरभ हो, अजित कुशवाहा हो, तमाम लोग थे। सड़क से लेकर सदन तक छात्रों का मुद्दा छाया रहा, प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछा सदन में। तारांकित प्रश्न था कि बिहार सरकार के पास कितनी रिक्तियां हैं। यह सवाल जब उठने लगा तो सरकार इस पे गोलमोल जवाब देने लगी। तो आदेश जी, हम इसी पे चर्चा करेंगे कि सरकार के जवाब गोलमोल थे। पूछा गया था कि कितनी रिक्तियां हैं, युवाओं को रोजगार देना है, तो आंसर जो मिला वो घुमा फिरा करके सभी आयोगों को जोड़ करके मोटा मोटी आंसर दिया गया, जिसपे सवाल खड़े हो गए कि आप मोटा मोटी आंसर क्यों दे रहे हैं? क्या आपको वैकेंसी लेने का मन नहीं है, भरने का मन नहीं है, या फिर जो है आपके पास आंकड़े ही नहीं है? क्या देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं बता दूं कि जो बिहार में, इससे पहले मैं पीछे जरा जाता हूं कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार घोषणा करते हैं कि 19 लाख हम रोजगार देंगे। हाँ। और यही लोग हैं सबसे पहले प्रश्न चिन्ह उठाने वाले तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार को लेकर। तो यहाँ पर जब अब सरकार जब बोल चुकी है 19 लाख, तेजस्वी ने प्रश्न किया कि क्या, कहाँ आप देंगे रोजगार, किन क्षेत्रों में देंगे रोजगार, कैसा रोजगार का स्वरूप रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा कि परमानेंट जो सरकारी नौकरी चलती रहती है वैसा रहेगा। तो इसको लेकर अभी सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, न ही कोई विजन डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने जिस प्रश्न का चर्चा किया तो सरकार ने बोल दिया कि 98,000 जो है वो सीट है जिस पर भर्ती होना है, लेकिन अंतिम रूप से अनुशंसा की अगर बात करेंगे तो 21,000 के आसपास ही है जिसको भेजा जा चुका है। बिल्कुल। हाँ। इसमें 77,000 की भी जानकारी दी गई कि हमने विज्ञापन दिया है, लेकिन अंतिम अनुशंसा 21,000 पदों के लिए। लेकिन अगर मोटा मोटी एक आंकड़ा देखा गया था तो करीब करीब 4-4.5 लाख से ऊपर ये बताया गया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने वादा किया था कि कम से कम 10 लाख रोजगार तो हम दे ही देंगे, पहली कलम से दस्तखत करके दे देंगे। और उनका यह आरोप है कि हमारी मंसूबे को, हमने जो युवाओं के लिए सपना देखा उसे हम पूरा करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती हमारी 15 सीटों पर हमें हरा दिया गया ताकि हम यह सपना पूरा नहीं कर सके। और इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक आज भी आवाज उठा रहे हैं, आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी ये आसान था क्या? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए ये मुद्दा जो था वो काफी आसान था इलेक्शन में, क्योंकि ये छात्र का बेरोजगारी का मुद्दा था और बेरोजगारी जो है वो जाति पाति धर्म संप्रदाय किसी में बंद के नहीं रहती है। नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहे थे बिहार में और बेरोजगारी की समस्या यहाँ बनी हुई है, पलायन यहाँ पर वैसे ही है, पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में उनको ये सूट किया। और बता दें आपको 10 लाख उनके लिए भी पहली कैबिनेट में कहाँ से लाते? वही स्वाभाविक प्रश्न यही है। 10 लाख कहाँ से लाते? प्रश्न यही है कि जब सरकार जो वर्तमान में गतिशील है, काम कर रही है और काफी लंबे वर्षों से सरकार शासन में है, उनके पास जो है फैक्ट नहीं है, पूरा आंकड़ा नहीं है कि एग्जैक्ट 98,000 है, 1.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, ये आंकड़ा क्लियर नहीं है। तो क्या तेजस्वी यादव के लिए अचानक से सरकार में आकर के उन चीजों को दुरुस्त करके पूरा हिसाब निकाल लेना आसान रहता क्या? देखिए, ये आसान तो था ही नहीं। पहला बात, 10 लाख जो है वो मेरे ख्याल से किसी भी देश के स्टेट में जो है इंस्टेंट, जो सरकार पिछले 15 सालों से शासन में नहीं है, वो उतना जॉब दे ही नहीं सकती है, पहली बात। अब कहाँ देंगे आप? चलिए 4 लाख वैकेंसी खाली है, उस पे आप करेंगे, बाकी वो क्या करेंगे? सीट भी बढ़ाएंगे, दुगुना सीट तो बढ़ा नहीं सकते हैं आप फिर, क्योंकि आपको बजट भी देखना है। देखिए, सरकार में पहले बाहर रहने में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सरकार में आने के बाद आपको प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, क्योंकि आपको राज्य चलाना रहता है। अभी तो आपको बोलना है, अभी तो आपको आरोप लगाना है। और ये जो बेरोजगारी का मुद्दा जो है, ये ऐसा मुद्दा है जो कि तेजस्वी यादव और लेफ्ट दल जितने भी हैं
उनको बहुत सारे मुद्दों से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका सपोर्ट होता है, छात्र जो है सड़कों पे आ रहे हैं। इसी से एक सवाल उठता है हम्म। कि दरअसल अगर साल 1.5 साल पहले हम चले जाएं तो छात्र स्वतः स्फूर्त होकर सड़कों पर उतरते थे अपनी मांगों को लेकर, चाहे रिजल्ट को लेकर, चाहे बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के, हर एक मुद्दे को लेकर छात्र उतरते थे। उनके नेता जो हैं अगुवाई कर रहे थे दिलीप, वो सब कुछ कर रहे थे, इस आंदोलन को देख रहे थे। इन्होंने हाल ही में भी आंदोलन किया तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक मंसूबा देखिए, यहाँ पे ये लगता है कि इनके आंदोलन को, इनके नेता को कुचल करके फिर जो है पॉलिटिशियन, प्योर पॉलिटिशियंस जो हैं वो मैदान में उतरे, वो सड़कों पर भी दिखे और विधानसभा में भी तारांकित प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण का मुद्दा हो, वहां उन्होंने पारदर्शिता के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है, क्या छात्रों के आंदोलन पर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का इरादा है या इनको अंजाम तक पहुंचाने का भी इरादा है? देखिए, अंजाम तक जो रिकॉर्ड है इनका आज तक, वो मुझे नहीं लगता अंजाम पर कभी पहुंचाएंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, क्योंकि उन्होंने बात किया लेकिन उन्होंने इलेक्शन के दौरान विजन नहीं बताया कि अगर आप आएंगे। उन्होंने संभावनाएं बताई, लेकिन जो आंकड़ा वो पेश कर रहे थे 10 लाख, वो किसी भी रोजगार में बिहार में फिट नहीं करने वाला है। और आपको मैं बता दूं, जो आपने दिलीप की बात की, दिलीप तो 4-5 सालों से थे, लेकिन पिछले साल से वो ज्यादा एक्टिव रहे। 4-4 बार उन्होंने सड़कों पर किया, इस साल तो किया, तो गिरफ्तार भी हुए। और 15 जो मांगे, उन्होंने 15 सवाल नीतीश कुमार से, 15 साल के शासन में 15 जब मांग जो है वो उन्होंने बोर्ड लगाया, वो मांगे रखी थी। और मैं आपको बता दूं 10 से 12 मांग जो है तेजस्वी यादव विधानसभा 2020 के अपने मैनिफेस्टो में वो डाले हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इंटरनल सर्वे से पता चल गया था कि छात्र जो हैं वो मोदी और नीतीश गवर्नमेंट से बहुत नाराज हैं, और चूंकि तेजस्वी युवा हैं तो ऐसे में बिहार को, युवाओं को अपनी तरफ मोड़ना उनके पास सबसे बड़ा चुनौती था। यही कारण है कि आप इलेक्शन देखिए ना, हर एक वोटिंग से एक दिन पहले वो फेसबुक लाइव करते थे, जिसमें केवल नौकरी का ही चर्चा करते थे। क्या कारण था उसका आखिर? जो राजद, जिस पर आरोप लगता है कि जातिवादी पार्टी है, वो एकाएक से छात्रों की बात करने लगती है, तो ये तो दिलीप के आंदोलन का ही प्रभाव था। बिल्कुल, कि उसके चलते पिछले साल जो है दरोगा परीक्षा का विधानसभा में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीबीआई जांच कराओ का वो बैनर लेके खड़ा होते हैं और 2 बार कार्यस्थगन प्रस्ताव आता है। तो इसी से एक पता चल गया था कि जो दिलीप ने, जो एक लॉज का रहने वाला लड़का जो है, वो छात्रों का जो जेन्युइन मांग है उसको लेके सड़कों पे आता है, और उसके साथ इतने बड़े छात्र समूह आता है और इलेक्शन में जाते हैं। इलेक्शन में तेजस्वी को देखिए, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना पड़ा। और इलेक्शन में देखिए, हर एक नेता मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, इमारतें सरिया जाते हैं, इस मजार पर चादर चढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव को किसी जगह जाने का जरूरत नहीं पड़ा। और दूसरा चीज, और उन्हें किसी पर भी दूसरा कोई आरोप लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, केवल रोजगार का उन्होंने बात किया। तो अब आपने बात किया कि राजनीति अब आ गई है। देखिए, इनका वैल्यू सबको पता चल गया है। तेजस्वी यादव ये मुद्दा रखे और इनके सामने मोदी और नीतीश कुमार दोनों धाराशाही हो गए, इन पर आरोप ही नहीं लगा पाते थे वो उनको फिर 15 साल पीछे जाना पड़ता था। ये शूट किया, इसको उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन वायरल, पहला इनका प्रश्न होता है बजट सेशन में, और उसके बाद क्या है, लेफ्ट वाले हैं, 2 नए विधायक आए हैं उनके, संदीप सौरभ और फिर से अजित कुशवाहा। ये जो है काफी मजबूती से रख रहे हैं, क्योंकि ये युवा हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं कि क्या यहाँ की व्यवस्था है, छात्रों की और छात्र की समस्या जानते हैं। तो ये प्रश्न वहां उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देखिए कि ये चीज इनको इतना सूट कर रहा है कि ये पूरे प्रोग्राम को, जो छात्रों का मुद्दा है, उसको हाईजैक करके उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नहीं दिखती है। तेजस्वी यादव एक बार भी सीबीआई जांच के मांग नहीं किए हैं। जो बिहार के आखिर सिपाही में ही देखिए, 4 पाली में एग्जाम हुआ, 3 पाली का क्वेश्चन वायरल हुआ, पहले आ जा रहा है। सीबीआई का जांच का मांग नहीं करते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, उसके लिए अनशन नहीं करते हैं। विधानसभा का आखिरी दिन जो है, उस दिन कह रहे हैं कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे हम, लेकिन घेराव क्या करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे। बेरोजगारी तो आज से 10 साल बाद भी रहेगी, 20 साल पहले भी थी। वो करते कि जितना आप नौकरी दे रहे हैं, कम से कम उस नौकरी में तो ईमानदारी से आप दे। आप 10 लाख फॉर्म निकालेंगे और उसके लिए 50 लाख लड़के अप्लाई करेंगे, और उसमें पता चले 5-6 लाख जो लड़का जो है 2 नंबर तरीके से ही भर्ती हो जाए। तो बिहार में अभी सबसे पहले जरूरी है पारदर्शिता, क्योंकि एग्जाम 1990 में भी हुआ है, 1975 में भी हुआ है, 2010 में भी हुआ है। पहले एग्जाम
200 सीट के लिए ही निकले, 2000 के लिए ही निकले, लेकिन ईमानदारी से होता था। अभी छात्र का यही जानकारी है। ये भी मिली थी कि जब संदीप सौरभ ने ध्यानाकर्षण के लिए एक सचिव को लिखा जाता है, सूचना दी जाती है, तो वो उसको अमान्य कर दिया गया, उसे स्वीकार नहीं किया गया। खैर वो अलग बात है। लेकिन एक चीज और है इसमें, तेजस्वी यादव की हम लोग बात कर रहे हैं। 23 मार्च को तेजस्वी यादव विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा है, छात्र, युवा, रोजगार, करियर के मुद्दों को पकड़ा है। अब उन्होंने कहा है कि मैं लाखों करोड़ों युवाओं से यह अपील करता हूं कि जात पात भूल करके, धर्म से ऊपर उठ करके 23 मार्च को हमारे साथ आए और विधानसभा का घेराव करेंगे। तो छात्रों को क्या तेजस्वी यादव पे उतना भरोसा है कि वहां पे इंसाफ तेजस्वी यादव विधानसभा को घेर कर दिला देंगे, या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है तेजस्वी यादव का, वो पब्लिसिटी करके दिखाएंगे हमने आपके हक की आवाज उठाई, आप हमको वोट दीजिए तो आने वाले समय में हम कुछ करा सकते हैं। क्योंकि विधानसभा में तो बातें सुन ली जाती हैं, एक्शन देखा जाए तो कुछ नहीं है। देखिए दोनों बातें हैं इसमें, नया है, युवा है, तो हो सकता है उनके मन में भी दुख होता हो, लेकिन राजनीति भी करना है उनको बहुत सारा क्षेत्र पर भी देखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो बताते हैं वो सुधारने से ज्यादा आरोप लगाने पर विश्वास करते हैं तेजस्वी यादव। एक होता है ना कि वो खोजते हैं कि कैसे हम सरकार को घेरें, लेकिन यहाँ घेरने से ज्यादा जरूरी है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। बिल्कुल। तो जो पारदर्शिता, जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसे कि हम हमेशा वीडियो में करते हैं कि OMR शीट स्टूडेंट कॉपी लिखा रहता है वो नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया था। हर एक एग्जाम के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है बिहार के मैक्सिमम परीक्षाओं में। तो इसको लेकर वो आवाज उठाते, एक पैनल, समिति बनाने की बात करते हैं। केवल सरकार को घेर के बोल के उनका बुराई कर देने से, घेराव कर देने से इसका समाधान नहीं होगा। इसके लिए आप व्यवस्थापिका में, जो विधानसभा में है, जो नियम कानून बनाता है इसको लेकर, उसको आप चेंजिंग करवाइए। शिक्षा और रोजगार सबसे अहम मुद्दा है बिहार के लिए भी। सदन में शराब को लेकर के, रामसूरत राय के भाई को लेकर के, मुकेश सहनी के भाई को लेकर के, किसी और एक मंत्री का बात सामने आया था, उसके भाई को लेकर के, इसको लेकर के आप सदन को स्थगित करवा सकते हैं, हंगामा करवा सकते हैं, बहस हो जाता है, सफाई देने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। तो क्या शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे पर, चाहे मैट्रिक का प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला हो या फिर पारदर्शिता का मामला हो जो ध्यानाकर्षण के लिए गया था, इन मुद्दों के लिए क्या विशेष समय नहीं निकाल सकते थे? क्या इनको प्रायोरिटी स्तर पर देखा नहीं जा सकता था? ये आपको कमी नहीं दिखती है? देखिए वही तो मैं बताया मैं कि सरकार को बदनाम ज्यादा करना है और इसके साथ ही साथ युवाओं को 5 साल तक के लिए उनका एक मसीहा भी बनना है, क्योंकि वोटिंग तो 5 साल बाद ही होगी, और सरकार को बदनाम भी करना है। देखिए मैं साफ कह रहा हूं कि अगर किसी भी दल का मंशा होता कि, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नौकरी की संख्याओं से ज्यादा अभी जो जरूरत है, जितना भर्ती हो रहा है वो ईमानदारी से हो। क्योंकि बिहार में आप ही देखिए सर कि सिपाही का ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दरोगा का चर्चा कर रहे हैं, मैट्रिक का चर्चा कर रहे हैं, इंटर का चर्चा कर रहे हैं। ये जो अपारदर्शिता और वायरल होने का जो बीमारी लगा है बिहार को, इससे निजात पाना सबसे जरूरी है। चलिए हम प्रतियोगी परीक्षाओं को हटा देते हैं। मैट्रिक का परीक्षा होता है, वो तो कम से कम ईमानदारी से होना चाहिए। उसके प्रश्न पत्र कैसे बाहर आ जाते हैं, इंटर के कैसे बाहर आता है? आप तो बेस कमजोर कर दे रहे हैं ना। तो वही आदत जो लगा हुआ है वही आके लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में कराते हैं। देखिए सबसे ज्यादा छात्रों को, देखिए बिहार और देश में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि सीट ज्यादा हो स्टूडेंट कम हो। स्टूडेंट सीट से कई हजार गुना ज्यादा होते हैं, लेकिन संतुष्टि सबको इस बात पर हो जाती है कि आप ईमानदारी से परीक्षा ऑर्गेनाइज किए, जो मेरिटोरियस है, मेरिट हुआ, जो बना वो निकल गया, जो कम किया वो बाहर हो गया। ये शुरुआत से रहा और इसके लिए कभी भी उंगली नहीं उठता। यूपीएससी भी लेता है तो लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, कुछ 100 उसमें सिलेक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी यूपीएससी पर उंगली नहीं उठाता है। लेकिन यहाँ उंगली उठने का कारण क्या है कि आयोग का एक तरफा रवैया, गोपनीय तरीके से परीक्षा पूरा ऑर्गेनाइज कराना और ये शो करना कि हम जो है आपको सारी जानकारी और वैसे सबूत नहीं दे देंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं दे सकते हैं, आंसर की नहीं दे सकते हैं, आपका प्राप्तांक कितना है वो नहीं बता सकते हैं, आप OMR शीट जो भरवाते हैं जो उसका कार्बन कॉपी है वो नहीं देते हैं। यहीं पर शक शुरू होता है। दूसरा चीज, छात्र बोलते हैं कि हमने इतना सॉल्व किया और इतना ही नंबर आ गया। तो आखिर आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा ना कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। अगर आयोग सही बोल रहा है तुम गलत बोल रहे हो तो इसको लिए प्रूफ दो। छात्र कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है। सरकार के में यह व्यवस्था समझ में नहीं आती है। जब कई लड़के यहाँ भी फोन करते हैं कि RTI किया तो हमें यह जवाब मिला कि प्रक्रिया पूरी हो जाने दो फिर हम जवाब देंगे। अगर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद
उस लड़के का सब कुछ सही पाया गया, उसे गलत तरीके से उसे फेल कर दिया गया होगा, तो फिर उसका तो वो साल गया। जो साल नहीं, उसका जो नौकरी का पाने का जो अधिकार था वो भी गया। वो भी गया। ये प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा, ये कहने का ही मतलब होता है कि आपको नहीं देना है, आप बाहर हैं, एक तरह से बाहर हो गए। कितने बार बीपीएससी के जो प्रश्न जो आंसर है वो जब बाद में चेक कराया जाता है उसके नंबर बढ़ जाते हैं, जब आरटीआई से मांगा जाता है, लेकिन प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, अकेले रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पाता है। देखिए सर, बिहार में जो है वो प्रतियोगी परीक्षा हुआ, रोजगार हुआ, रोजगार के मामले में यहाँ के सरकार की यादें ठीक नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी दूध का धुला नहीं है। तेजस्वी यादव की भी अगर सरकार आएगी, उनमें भी ऐसे माफिया आएंगे। हो सकता है कि ये युवा हैं, कड़ाई करें, इनका इरादा वैसा नहीं हो, लेकिन जो एक होता है ना सर, जो राजनीतिक जो व्यवस्था बना हुआ है, जैसे लोग भरे हुए हैं, उनमें वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक सवाल इसमें और उठता है, तमाम राजनीतिक दलों का अपना छात्र विंग है, स्टूडेंट यूनियन है। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के अलावा किसी मुद्दों को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई पड़ते हों। अभी हाल में लेफ्ट वालों ने थोड़ा किया, क्योंकि गैर छात्र संगठन के जो छात्र थे वो सड़क पर आए थे, क्योंकि उन्हें अपने करियर की चिंता थी। उन्हें नेतागिरी से ज्यादा अच्छा लगता है कि अपने करियर की वो बात करें। तो अब इतने जो छात्र संगठन है, क्या ये वक्त नहीं है कि दलगत राजनीति से उठ करके ऐसे सभी छात्र एकजुट होकर के प्रदर्शन करके दिखाएं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आरजेडी का हो। अगर ये सब मिलकर के आवाज उठाएंगे तो सभी दलों की तो समस्या बनेगी। देखिए, वही तो मैं सर कह रहा हूं कि सारे व्यवस्था का राजनीतिकरण करना है। देखिए, यूनिवर्सिटी में पहले छात्र स्वतंत्र होते थे, उनका क्या मांग होता था? उनका मांग होता था क्लास समय से हो, छात्रों को ये अधिकार मिले, उनके साथ अगर कोई टीचर या यूनिवर्सिटी नाइंसाफी कर रही है तो उनके खिलाफ वो एक संगठन करके धरना प्रदर्शन करते थे, छात्रों के मांग के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसमें पॉलिटिकल पार्टी घुसना शुरू हुई। अब वो एजेंडा फिक्स कर दी कि आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा कॉलेजों तक पहुंच गया। आप ही सोचिए ना सर, इतने सारे छात्र यूनियन है पटना में ही, सारे छात्र जदयू है, छात्र बीजेपी है, छात्र आरजेडी है, सब है। बावजूद इसके सभी यूनिवर्सिटी का स्थिति खास्ता है, क्लास नहीं होता है, सेशन गड़बड़ है, गुंडागर्दी होता है, मेस हॉस्टल की स्थिति खराब है, मेस में खाना सही नहीं है। तो फिर इनके जो कार्यप्रणाली उसी पर उंगली उठता है कि आप जब इस विद्यालय में जिसके लिए आप बने हैं उसको आप 7-7, 8-8 स्टूडेंट भी होकर नहीं सुधार पाए, तो आप यूनिवर्सिटी नहीं सुधार पाए तो सरकार को क्या सुधारिएगा? आप तो दलगत सिद्धांतों के अंदर दब के रह जाते हैं। और इसके अलावा एक दुनिया बसती है लॉजों में, कोचिंग सेंटरों में, जिसके लिए वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वो अभी तक किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ, दिलीप ने किया, प्रभाव उसका नजर आया, उसका भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। और उसका शुरुआत देखिए सर, उसकी शुरुआत 1 मार्च को लेफ्ट विंग ने किया, 8 मार्च को एनएसयूआई जो कि कांग्रेस का विंग है उसने किया, और 23 मार्च को जो है वो आरजेडी करने वाली है। मिस कहने का मतलब है, हमने यूनिवर्सिटी को तो छात्रों को अपने पाले में कर लिया, अब जो प्रतियोगी परीक्षा के जिनका किसी भी दल से संबंध नहीं है उसका राजनीतिकरण करना है, और उसको भी बाद में थोप दिया जाएगा कि अरे जदयू का तुम छात्र जदयू से तुम सपोर्ट करते हो, तुम नीतीश के खिलाफ कैसे दरोगा परीक्षा और इसके खिलाफ तुम नारा लगाओगे, वो आरजेडी का बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि ये पूरा जो छात्र जो ही मांग कर रहे हैं ना, इसका राजनीतिकरण करके इसको सीमित स्वार्थ में बांट के रख दिया जाएगा। और क्या होगा बाद में यही होगा कि मनचाहा जो करेगा, जिस तरह यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गए, छात्र यूनियन कुछ नहीं कर पाया, उसी तरह ये परीक्षाओं में पारदर्शिता होते रहेगी, धांधली होते रहेगा और छात्र अकेला रह जाएगा। और दिखाई पड़ता है कि जब भी छात्र आंदोलन कोई करता है, दलगत हो, अगर उसमें उस पार्टी के विधायक शामिल हो जाते हैं, तब पुलिस जो है उन विधायकों को न गिरफ्तार करती है, न लाठीचार्ज करती है, तो पिसता कौन है? बार बार छात्र। तो सरकार की मंशा क्या है? छात्रों की आवाज को बार बार कुचले, अगर उनके पास कोई ताकत नहीं है तो। लेकिन जब ताकत लेने हम जाते हैं, किसी राजनेता का सपोर्ट मांगते हैं, तो वो अपने हिसाब से चीजों को घुमा देते हैं, राजनीतिकरण हो जाता है वहां पे। ऐसे में सरकार ये क्यों नहीं सोचती है कि जिस छात्र आंदोलन का कुचलने की कोशिश करते हैं वो छात्र आवाज नहीं उठाएंगे, वो नहीं बोलेंगे, तो आप फिर कौन बोलेगा? यही तो भविष्य है। लेकिन आप करते क्या है, किसी नेता का सपोर्ट है तो आप डंडा नहीं मारेंगे,
कि जेल नहीं ले जाएंगे, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट कोई छात्र संगठन अगर आंदोलन करेगा तो आप उसको उठा करके जेल में बंद कर देते हैं। जैसे दिलीप वाले मामले में ही देख लीजिए, दिलीप ने पहले ही बोल रखा था कि हमको किसी पार्टी से और किसी को इस आंदोलन में आना है तो पार्टी से सदस्यता त्यागना पड़ेगा। और हम वहां पर थे वो 11 फरवरी के आंदोलन के दौरान, एक क्या कहा जाए कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंका गया, पुलिस को लाठी इस तरह उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, चुपचाप से उठा लेके और सीधे दिलीप को ज्ञापन लेने के बहाने उठा के लाके जीप में बंद कर दिया गया। कैदी की तरह एकदम क्रिमिनल की तरह व्यवहार किए। जो गाड़ी में बैठाने का जो स्टाइल था, हमारी बहस भी हुई वहां जो मजिस्ट्रेट थे उनसे, जो बैठाने का, मैंने बोला कि ये कोई क्रिमिनल या आतंकवादी थोड़ा ही है कि आप इस तरह धक्का दे के आप बैठा रहे हो। और फिर मैं बता दूं, कोई खान साहब है सिटी मजिस्ट्रेट, जिस दिन 1 मार्च को था आंदोलन, वो उस दिन लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग के नेता थे उनके सामने एक तरह से साष्टांग मुद्रा में थे कि आप लोग अच्छे से बस ऐसा करना है कि वायलेंट नहीं नजर आए, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो उनके क्या कहा जाए सिक्योरिटी में लगे हों उस तरह। और यही देखिए, मैंने उनसे उसमें काउंटर प्रश्न भी किया, वहां पर वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, सदर डीएसपी साहब थे, सब कोई, कि आपने फिर दिलीप वाले आंदोलन को क्यों गिरफ्तार किया उसको, उसमें तो एक चटा भी नहीं चला था, वो भी तो शांतिपूर्ण आया था, तो नहीं वो हिंसात्मक हो सकते थे। तो हम बोले कि 4 बार आप पिछली बार आंदोलन हुआ, कितना बार एक भी पत्थर चला है, वो तो कह रहे हैं और फिर से बता। और सर सुन लीजिए सर, आंदोलन जब हुआ 1 मार्च को ये लेफ्ट वालों का, उस दिन पुलिस का छक्का छूट गया था, एक वाटर कैनन पूरा खाली हो गया, कितना गाली चला, कितना पत्थर फेंका गया, कितना पुलिस को सारा कर्म हो गया उसको हटाने के लिए। अंत में 3-4 लोगों का सर फूटा, हिंसक आंदोलन था वो, लेकिन चूंकि उसमें 2-3 विधायक खड़े थे, लेफ्ट पार्टी का सपोर्ट था, तो कार्रवाई का मजाक नहीं था, कुछ नहीं, एक FIR गिरफ्तारी को, जबकि वही विधायक जो वहां थे, जो कपड़ा खोल के खड़े थे, अजीत कुशवाहा, संदीप सौरभ, अगले ही दिन फिर विधानसभा जा रहे हैं। दिलीप को 15 दिन अपने जेल में रख लिया। तो यही है यहाँ का जो व्यवस्था है, वो राजनीतिक दल से ही डरता है। दोहरे रवैये के जो ये एक्शन का जो होता है, ये डायरेक्टिव किसका होता होगा? ये प्रशासन अपने एंड से करता है या डायरेक्टिव कहीं पॉलिटिकली ये प्रभावित होता है? देखिए, जो प्रशासन होता है वो पॉलिटिकल प्रभावित होता ही होता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। उन्हें रहता है कि अगर मैंने विपक्ष के किसी विधायक को गिरफ्तार कर लिया, उसको लेकर कल सदन में हंगामा हो जाएगा, तो फिर सत्ता पक्ष जो है उस कार्रवाई के बदले इसी जो अफसर है उन्हीं के पर कार्रवाई करेगी वो, कि आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा एक पार्टी का सपोर्ट रहता है उनके पीछे, वो पार्टी जो है पूरे तरह सरकार को, अधिकारी को घेर देंगे वो। लेकिन जो स्टूडेंट का जिसमें कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं है, उसमें पता है इनके हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहीं पर शेर बनती है जहां पता है कि इनके पीछे बैकअप नहीं है। अगर बैकअप हो गया, सलाम करके वहां पर निकल जाएंगे, सॉरी बोल के निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो 23 मार्च को तेजस्वी यादव विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और छात्रों युवाओं से अपील किए हैं कि भारी संख्या में हमारा साथ दीजिए। ये साथ लेकर के क्या करेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, वहां पे लाठीचार्ज होगा, क्या होगा ये हमें तो नहीं पता है, लेकिन छात्रों से यह अपील है कि अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें, कि कोई आपका इस्तेमाल ना करे। आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप जिस हक की लड़ाई लड़ रहे थे तब कोई नेता आपका साथ नहीं दे रहा था। जब नेता को अपना फायदा दिखने लगा है तो सदन में भी बस आपके लिए बस चर्चा भर होती है, लेकिन उसके लिए कभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, कभी उसके लिए विशेष चर्चाएं नहीं की जाती है। ऐसे में आप नेताओं के मंसूबे को समझ सकते हैं कि सड़क से सदन तक अनवरत संघर्ष करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव हो या कोई भी विधायक हो, क्या वाकई में आपके साथ खड़े हैं या नहीं, यह आपको तय करना पड़ेगा, ताकि आपके हक की लड़ाई वाकई में इंसाफ के मुकाबिल हो, इंसाफ मिल सके। इस बात का भरोसा आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग दे पा रहे हैं कि नहीं। न्यूज PR में मेरे और आदेशपुरी की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।